तो क्या पढ़ा रहे थे, याद है कुछ? हाँ, हम पढ़ा रहे थे तुम लोगों को एक्सपेंशन पढ़ा रहे थे, है ना? अब एक्सपेंशन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसको सीखना पड़ेगा, ऐसे आसानी से नहीं होगा। अब इधर देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे पहला चीज तो ये, अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, यानी एक्सपेंशन जो होगा हीटिंग प्रोसेस के थ्रू होगा, है ना? तो सपोज करो कि ये कोई वेसल है और इसके अंदर कोई लिक्विड है। ये मान लेते हैं कोई वेसल है और ये इसके अंदर लिक्विड है, मतलब लिक्विड्स है। अब आप जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, है ना, यहां से अगर मैं इसको हीट कर दे रहा हूं, अगर हम हीटिंग करेंगे तो बताइए मेरे को आप क्या क्या होगा, जरा समझना होगा इसको। अगर तुम इसको हीट करते हो तो क्या क्या चीज हो सकता है, बताइए। बोलो। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या क्या चीज होगा? तो सबसे पहला चीज तुम बोलोगे कि सर लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा सर, हाँ है ना? सबसे पहला चीज क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा। तो अब इस वेसल की भी कुछ होगी है एरिया, एरिया कुछ होगा, मान लेते कितना, ए मान लेते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से बढ़ा दिए, इसका टेम्परेचर कितना डिग्री से बढ़ा दिए? 30 डिग्री से इंक्रीज कर दिए, तो लिक्विड के हाइट में कितना इंक्रीमेंट होगा? लिक्विड के हाइट में कितना इंक्रीमेंट होगा? तो कैसे निकालोगे आप लोग? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए गलती क्या होता है यहां पे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं लिक्विड पे, लेकिन ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि जिस बर्तन में, जिस पॉट में, जिस यूटेंसिल्स में, जिस बीकर में लिक्विड रखा हुआ है उसका भी तो कुछ एक्सपेंशन होगा। आखिर जो बीकर है किसी मेटल के अगर पॉट में रखा हुआ है तो उसका भी एक्सपेंशन हुआ होगा कि नहीं उसके करस्पॉन्डिंग? तो इसकी भी तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई होगी। किसकी? वेसल का। तो हम लोग दूसरा पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेसल जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल जो होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो अब बताइए कि एपरेंट, अगर मैं बात करूं एपियर जो आपको होने वाला है, एपरेंट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, है ना, वी एपरेंट अगर निकालना है, वी एपरेंट समझते हो? एपरेंट इंक्रीमेंट, एपरेंट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हाँ, एपरेंट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे बताइए मेरे को आप। हाँ जी बोलो। एपियर कितना एपरेंट इंक्रीमेंट हुआ, कितना एपरेंट होगा, कैसे निकालोगे आप? हाँ तो क्या करोगे, वी एपरेंट, वी एपरेंट कैसे निकालोगे? वी एपरेंट इज इक्वल टू, जल्दी फटाफट बताओ। तो पहले
डेल्टा भी यानी कि हमें वी अपरेंट डेल्टा भी अपरेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा भी किसका लिखेंगे पहले? लिक्विड का, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, उसमें से क्या चीज घटा देंगे? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ किसका? वेसल, हाँ या ना? बोल ललीसा। तो ये हमारा क्या निकल के आया? अपरेंट वॉल्यूम आया। ये बात समझ में आया? पहले हम क्या बोले, ये जो है अपरेंट वॉल्यूम है, ये क्या है? अपरेंट वॉल्यूम है। किसका है अपरेंट वॉल्यूम? लिक्विड का। तो अभी हम लोग क्या मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर एक जनरल थॉट सोचे किसी बर्तन में हम गर्म कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आइडिया आएगा? अच्छा ऐसा टेम्परेचर बढ़ा दिए तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। अब लेके बताओ कितना बढ़ गया? तो डेल्टा भी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देगा, v इंटू अल्फा इंटू डेल्टा, सॉरी v इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। हाँ है ना? समझ में आ रहा है बात ना? v इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना, अच्छा लिक्विड का ही वॉल्यूम सिर्फ बढ़ेगा कि जिस बर्तन में रखे हो उसका भी कुछ वॉल्यूम बढ़ा होगा ना। तो एक होता है एक्चुअल, एक होता है अपरेंट। बात समझ में आ रहा है बात को? एक होता है एक्चुअल, दूसरा क्या होता है? अपरेंट, है ना? आप मेरे बताओ कि डेल्टा भी लिक्विड कैसे लिखेंगे? तो डेल्टा भी लिक्विड तो लिखना आसान है। डेल्टा भी अगर लिक्विड निकालना तो क्या लिखेंगे? भी लिक्विड, हाँ है ना, आई इंटू, हाँ गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा भी सॉलिड कैसे निकालेंगे? तो वेसल का वॉल्यूम इंटू गामा किसका? वेसल का, और फिर इंटू डेल्टा टी। हाँ, अब ये आप बोल सकते हो कि सर नॉर्मल टेम्परेचर की जब बात करेंगे ना सर, तो बर्तन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा। जैसे आप मान लो कि चाय गर्म कर रहे हो, है ना, या पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी के जो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हो रहा होगा उतना ज्यादा इंक्रीमेंट जिस बर्तन में आप गर्म कर रहे हैं उसके वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुमको बोले नहीं, आपको यू हैव टू काउंट, आपको काउंट करना है, तब आप एक्चुअली में लिक्विड का वॉल्यूम कितना बढ़ा होगा, एक्चुअल में लिक्विड ऑफ वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना बढ़ा होगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम में जितना इंक्रीमेंट हुआ है उसमें से घटाना पड़ेगा किसके वॉल्यूम को? वेसल में जितना इंक्रीमेंट हो तभी तो लिक्विड का पता चलेगा ना एक्चुअली में, क्योंकि लिक्विड के वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो तो वेसल भी तो बड़ा हो गया, है ना? तो फाइनली लिक्विड कितना इंक्रीज हुआ, तो फाइनली लिक्विड कितना इंक्रीज हुआ कैसे निकलेगा? फाइनली लिक्विड कितना इंक्रीज हुआ कैसे पता चलेगा मेरे को? एपियर कितना लिक्विड कैसे पता चलेगा? तो हमें लिक्विड के इंक्रीमेंट में से घटाना पड़ेगा किसके इंक्रीमेंट को? वेसल के इंक्रीमेंट को, है ना? तब जाकर के मेरा अपरेंट इंक्रीमेंट निकल पाएगा किसके वॉल्यूम का? लिक्विड के वॉल्यूम का। बात पल्ले पड़ रही है? समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो चलो, तो ये हो गया अपरेंट वॉल्यूम की चर्चा हो रही है ना, यानी अपरेंट वॉल्यूम। अपरेंट का मतलब कि जो एपियर हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उसको बोलते हैं एपियरेंट। अगर एपियरेंट का आप मतलब समझोगे तो एपियर होना, एपियर का मतलब जो हमें दिखाई देना, है ना? तो बताइए मेरे को आप, ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी है और हम जो है इधर नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो पानी का वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। लेकिन हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं? पानी पे कर रहे हैं। ऐसा ये तो भूल गए ना कि लिक्विड ये जो है ये भी तो बढ़ रहा होगा ना कुछ। तो फाइनली लिक्विड कितना बढ़ा? तो जितना बर्तन बढ़ा उसको क्या करना पड़ेगा मुझे? घटाना पड़ेगा ना, तब तो पानी का वॉल्यूम कितना बढ़ा पता चल पाएगा ना। तो वो कौन सा वॉल्यूम पता चला? एपियर होने वाला, जो हमें दिखाई देगा, है ना? तो जब भी हम भी अपरेंट निकालेंगे तो लिक्विड के वॉल्यूम में से घटाना पड़ेगा किसके वॉल्यूम को? वेसल के वॉल्यूम के चेंज को, है ना? तब हम पता कर पाएंगे कि लिक्विड के वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलो उतारो जल्दी फटाफट। या कोई कोई इसको बॉयंसी फोर्स भी बोलता है। आप थ्रस्ट फोर्स बोले या बॉयंसी फोर्स बोले। अब सपोज करो कि मान लो एक ये वेसल है, तो बताओ वेसल का अगर बात करें तो नीचे क्या काम कर रहा होगा? mg। और ऊपर क्या काम कर रहा होगा? बॉयंसी फोर्स, हाँ या ना? तो ये जो बॉयंसी फोर्स जो होगा ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ
लिक्विड है ना, इंटू में क्या हो जाएगा यहां पे जी। अब जरा बताओ मेरे को, तुम जानता है क्या, तुम्हें सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इनसाइड वाटर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं, हाँ या ना। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का, आए हाँ। प्लीज ध्यान रखें, ये जो VL है दिस इज नॉट द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। VL टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं है। VL क्या, कौन सा वॉल्यूम है बताओ मेरे को। ये जो VL लिखा हुआ ये टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है नहीं, ये कौन सा वॉल्यूम है। इस बॉडी को नीचे डुबाने से जितना पानी वहां से क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, जितना वॉल्यूम उसकी बात में है कर रहा हूं, है ना। तो आप बताइए मेरे को आप, तो इसीलिए बॉयंसी फोर्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, बॉयंसी फोर्स की वैल्यू क्या ले सकते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम किसका लिख दें हम, सॉलिड का, इनटू में जी, हाँ या ना। तो बताओ तो बॉयंसी फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करने लगा अब। अभी तक तो हम लोग सिर्फ लिक्विड की चर्चा कर रहे थे कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना सर तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, घटेगा। और जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड घटेगा तो बॉयंसी फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हाँ या ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड घट जाएगा तो बॉयंसी फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। लेकिन अब हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, अब हम कंसीडर करने लगे हैं क्या चीज की जगह, क्या चीज की वैल्यू कंसीडर करने लगे हैं। अब वेसल्स को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, समझ में बात को, वेसल्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये नहीं भूलें आप कि जिस बर्तन को आप, जिस बॉडी को आप पानी में रखे हैं उस बॉडी का भी टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा कि हेयर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वेसल भी इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो भैया मेरे अब एगो बढ़ रहा है, एगो क्या हो रहा है, यानी कि ना। अब बॉयंसी फोर्स क्या देख रहे हैं हम, बॉयंसी फोर्स किसका फंक्शन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का, अब वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉलिड का, हाँ या ना। जी का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जी भी चेंज होगा, बोलो जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ किस, यानी बॉयंसी फोर्स या अप थ्रस्ट फोर्स अब किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, और दूसरा यानी अभी तक हम लोग क्या मानकर चल रहे थे कि वेसल में कोई इंक्रीमेंट हमें लेना नहीं है क्योंकि बहुत कम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि नहीं आपको वेसल का भी इंक्रीमेंट को क्या करना है, कंसीडर करना है ना, तब तो लफड़ा हो जाएगा ना। तो अब तो हमारा बॉयंसी फोर्स दोनों चीज पे डिपेंड करेगा, एगो इसका वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा और दूसरा लिक्विड के डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तब डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी क्या होगा, चेंज होगा ना। तो हमको अब नया वाला बॉयंसी फोर्स अगर लिखना होगा तो नया वाला बॉयंसी फोर्स क्या लिखेंगे, है ना, इफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज चेंज्ड टू रोयल डैश एंड VS डैश, देन बताइए मेरे को आप, न्यू बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स बता दो लिसा, FB डैश लिख दूं, क्या लिखोगे FB डैश की वैल्यू, FB डैश या किसके प्रोपोर्शनल होगा, रोयल डैश के इंटू VS डैश के, हाँ या ना, बोलो बाबू। तो अब नया वाला ये हो गया ना, अब पुराना वाला ये था, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, अरे बोलो भाई। तो हम आराम से इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे। यानी अब हम निकाल सकते हैं बॉयंसी फोर्स का वैल्यू कब कब बताइए मेरे को आप, जब मेरा वेसल का या फिर जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके भी चेंज को हम कंसीडर करें, है ना। देन वी हैव टू कंपेयर, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे, है ना। चलिए लोग चलते हैं, उतारते हैं फटाफट। हाँ जी, तो अब मुझे ओल्ड बॉयंसी फोर्स और न्यू बॉयंसी फोर्स को कंपेयर करना था। FB बाय FB डैश लिख सकता हूं,
तो एफ बी डिवाइडेड बाई एफ बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और या वेसल, और अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज, है ना। अब याद करें यार जरा आप लोग मेरे को, क्या लिख सकते हो इसको तुम लोग, एफ और एफ बी की जगह पे तुमको चाहिए तो बताओ मेरे को क्या करोगे तुम। अब तुम आराम से इसको अगर ध्यान से याद होगा तो इसका फॉर्मूला तुम जानता है, क्या जानता है बताओ मेरे को तुम। साइड से मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इधर साइड से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या चेंज इन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, फाइनल डेंसिटी है ना, याद करो ये था रो एल और अपॉन 1 प्लस कितना था गामा एल इंटू डेल्टा टी, याद है, हाँ या ना, अरे याद है। और वी डैश एस कितना था, v इंटू वी एस इंटू 1 प्लस गामा कौन, गामा एस ना, याद आया। तो यहां पे रख सकते हैं वैल्यू, तो रखिए तो रो एल रहने दीजिए, आइए वी एस भी रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय रो डैश एल के जगह पर लिखिए, क्या लिखिएगा, रो एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी और इंटू वी डैश एस की जगह पर क्या लिखेंगे, वी एस इंटू 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा टी, इधर क्या है एफ बी डिवाइडेड बाई एफ बी डैश है, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया ना, तो क्या बचा ऊपर जा करके, एफ बी डिवाइडेड बाई एफ बी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी। यानी यहां पे आप जो बॉडी को पानी के अंदर डाले हो उसके एक्सपेंशन कोफिशिएंट को भी आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए जरा कि कब बढ़ेगा कब घटेगा। अगर मैं तुमको बोलूं केस 1, आराम से समझना है ना, सब थ्योरेटिकल है, सब थ्योरी अगर याद है तो क्वेश्चंस में ज्यादा जान नहीं रहेगा। अगर मैं तुमको बोलूं कि गामा जो है लिक्विड का बराबर जो है गामा बॉडी का, जो बॉडी मेरा वेसल है उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट और लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा ना। तो ये देन क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, पहले का बराबर शुरू का होगा इक्वल जी, पहले का बॉयंसी फोर्स और बाद का बॉयंसी फोर्स में कोई चेंज होगा, बोलो। यानी जितना एक्सपेंशन लिक्विड का हो रहा है उतना ही एक्सपेंशन किसका हो, वेसल का हो, तो बॉयंसी फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी जितना घट रहा है उतना वॉल्यूम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो फाइनली दोनों का इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर दूसरा केस बोलूं, जैसा कि जानते हैं आप कि एक्सपांड होने का सबसे ज्यादा क्षमता किसको है, मेटल को कि वाटर को, मेटल्स को। तो अगर गामा एस बड़ा हो किससे, एक्सपांशन कोफिशिएंट किसका ज्यादा हो, वेसल का, किससे, लिक्विड से, तब बताइए मेरे को आप। तो एफ बी बटे में एफ डैश बी क्या होगा वैल्यू, लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1, आए ग्रेटर देन 1। देख तो ऊपर गामा एल है नीचे गामा एस है, कौन ज्यादा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और अगर लेस देन 1 होगा तो कौन ज्यादा हो जाएगा, एफ बी क्या होगा, छोटा होगा किससे, एफ बी डैश से। तो बताइए तो मेरे को आप कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया, बॉयंसी फोर्स बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया ना, ज्यादा लगेगा बाद में, अरे हाँ या ना, तो ज्यादा लगेगा आपका बाद में बॉयंसी फोर्स, ठीक है ना। तो बॉयंसी फोर्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके,
तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कब कितना बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब हमारा लिक्विड का एक्सपेंशन जब हमारा वेसल का एक्सपेंशन ज्यादा हो, किसके एक्सपेंशन से? लिक्विड से, ठीक है ना। अब इसका उल्टा तुम आप कर सकते हो, कब? जब हमारा क्या चीज बताइए, गामा एस छोटा हो किससे? गामा एल से। तो ऑब्वियसली बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बाद में। और हायर टेम्परेचर पे क्या रहेगा? बॉयंसी फोर्स कम रहेगा। और लो टेम्परेचर पे क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यहां पे क्या हो रहा है? कौन ज्यादा एक्सपांड हो रहा है? वेसल की लिक्विड? इस वाला केस में वेसल है ना। तो जब वेसल ज्यादा एक्सपांड होगा तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अच्छा, लिक्विड ज्यादा एक्सपांड होगा तो बॉयंसी फोर्स घटेगा। अच्छा, दोनों बराबर होगा तो बॉयंसी फोर्स में कोई चेंज। क्लियर है ना। तो साफ साफ तुम लोग याद करो क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा या फिर आप लोग देखोगे, इसमें क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, है ना। जब क्वेश्चन आता है दूसरा चीज से, लेकिन फिर भी समझने के लिए जरूरी है क्योंकि फ्लूइड में ऐसा इसका यूज हो जाता है। तो अब मुझे बताओ आप आराम से यहां पे कि सिंपल सी बात है कि गामा का वैल्यू क्या रहता है? क्वेश्चन में दिया रहता है ना। गामा का वैल्यू क्या रहता है? क्वेश्चन में दिया रहता है ना। तो सिंपली आप गामा को देख करके आप जज कर सकते हो कि कौन सा फोर्स बढ़ने वाला है, कौन सा फोर्स घटने वाला है। क्लियर है ना। चलिए उतार लीजिए इसको फटाफट। अब कंपैरिजन हो गया आपका। हाँ, अब एक और चीज समझो पहले बात को। आवाज नहीं, पहले यहां समझो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम का टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। पेंडुलम आप लोग देखे हैं? अगर ये मान लिया जाए कि सिंपल पेंडुलम आप लोग जो है ना कि घड़ी में देखा होगा, ऐसे ऐसे आपका जो है ना कि क्या होता रहता है। हाँ, तो ये ना कि यहां से यहां जाएगा फिर यहां से यहां आएगा। आप लोग देखे हो कि घड़ी में देखे हो पेंडुलम वाला घड़ी, अरे ऐसे ऐसे होते रहता है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, हम लोग एसएचएम में पढ़ेंगे ये, है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? 2π√L/g। इसको समझो जी, तुम लोग समझना है इसको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कितना? 2π√L/g। और आप जानते हो दोस्त कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, L ऑल्सो इंक्रीजेज, हाँ या ना। जैसे जैसे अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगा इस पेंडुलम का? अभी ये लेंथ पेंडुलम का मान लेते हैं L है, ये यहां से यहां तक की लंबाई L है, ये भी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? L है। ये भी कितना रहेगा? L रहेगा। इसका मास होता है m, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम पीरियड किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? 2π√L/, तुमको पता है जी का मान तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली t किस पे डिपेंड किया? तो t किसके प्रोपोर्शनल हुआ? L के कि √L के? t किसके प्रोपोर्शनल हुआ? √L के प्रोपोर्शनल हुआ। और आप मुझे बताओ कि जैसा ही तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे तुम्हारी घड़ी का जो पेंडुलम है वो घड़ी मान लो कि ठंडी के दिन में काम कर रहा है और गर्मी में काम करेगा, तो क्या होगा? घड़ी तुम्हारा कभी फास्ट हो जाएगा कभी स्लो हो जाएगा। समर में क्या हो जाएगा? घड़ी आपका स्लो हो जाता है और ठंडी में क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। यानी उसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर चेंज होने से। और वो हमें निकालना है कि कैसे निकालेंगे उसको या कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब आप मुझे बताओ ज्यादा आराम से कि जब हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है ना √L के प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब देखिए, चूंकि टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर टेम्परेचर को अब टी से डिनोट नहीं कर सकते, है ना। तो टेम्परेचर को हम लोग थीटा से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? है ना। तो लेट ऐसा कर लो कि डेल्टा थीटा, है ना, इज चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है ना। देन
डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ मेरे को आप, चेंज इन टाइम पीरियड बताइए मेरे को आप, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चेंज इन टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहते हैं या लेंथ के रिस्पेक्ट, लेंथ चेंज होगा ना जी, हाँ या ना, अरे लेंथ चेंज होगा ना, तो मैं लेंथ के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट निकाल देता हूं। तो बताओ टाइम पीरियड जो है लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज होगा ना, तो भाई ये लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर बदलेगा तो लेंथ भी क्या होगा, बदलेगा, और लेंथ बदलेगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज होगा। और टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो जरा मतलब मेरे को बताओ तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एल के बराबर लिख तो जल्दी पहले, इसके एल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर, क्या करेगा, रूट एल का 1 बाय रूट एल का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय 2 रूट एल होता है। प्लीज ध्यान रखेंगे, डेल्टा एल का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय 2 रूट एल है ना। तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट एल डेल्टा एल। अब बताइए मेरे को आप, डेल्टा टी बाय एल हम लिखना चाह रहे हैं, डेल्टा टी बाय टी लिखना चाह रहे हैं, तो लिखिए डेल्टा टी बाय टी, तो लिखिए डेल्टा टी बाय टी, तो क्या हो जाएगा मेरे को आप, तो यहां पे ही नाउ डेल्टा टी बाय टी बराबर कितना लिख सकते हो, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने दो ना, बराबर क्यों लिख रहे हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। बताइए, यानी इसको अगर 1 में बोलूं और इसको 2 बोलूं, तो 2 को भागा दे दिया 1 से, तो डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा टी बाय टी कितना लिख सकते हैं बताइए, 1 बाय इंटू डेल्टा एल अब बटा में रूट एल। अरे टी किसके प्रोपोर्शनल है, रूट एल के, तो इसको कितना से भागा दिए हो, इसको आप भागा कितना से दिए हो, टी से ना। तो इस डेल्टा टी को जब टी से भागा देंगे आप, तो इस पूरे को भी तो रूट एल से भागा देंगे, तो ये पूरा कितना है, 1 बाय 2 रूट एल डेल्टा एल है ना, इसको भागा दीजिए कितना से, रूट एल से, तो यही ना आएगा, हाँ है ना। तो यहां से इसका क्या हुआ बताओ, तो ये कितना आ गया मेरे को बताइए यहाँ पे, तो डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा टी बाय टी बराबर में 1 बाय 2, इधर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल, है ना। अच्छा, और डेल्टा एल, यहां पे डेल्टा एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा, चेंज इन लेंथ क्या होता है फॉर्मूला में, एल अल्फा डेल्टा टी होता है ना। फिर से सुन लो यार, गड़बड़ नहीं करना है, यहां पे हम चेंज इन टेम्परेचर कितना लिए हैं, थीटा क्यों लिए पता है तुम लोगों को, क्यों लिए थीटा, आए टाइम पीरियड भी टी से है, अगर टेम्परेचर को भी टी से ले लेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा है ना, इसलिए हमने चेंज इन टेम्परेचर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा थीटा से। तो अगर हमको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो लेंथ में चेंज होगा, और लेंथ डेल्टा एल कैसे निकालने सिखाए थे, डेल्टा फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, एल अल्फा डेल्टा टी पढ़ाए थे ना, और डेल्टा टी यहां नहीं लेना है, डेल्टा थीटा लेना है ना, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर चेंज में क्या माने, थीटा माने ना। तो डेल्टा एल की जगह पर क्या ले सकते हैं, एल अल्फा, बोलो हाँ, और यहां से हमें डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू रखनी है, तो इसको यहां लेके आ जाओ, तो डेल्टा एल बाय एल के जगह पर क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, तो यहां रख दो और क्या, तो इसीलिए डेल्टा टी बाय टी यानी चेंज इन टाइम पीरियड अपटे टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला निकल के आया कितना, 1 बाय 2, 1 बाय 2 रहने दिए, और डेल्टा एल बाय एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल के जगह पर अल्फा इंटू, ये आ गया टाइम पीरियड चेंज, किसके टाइम पीरियड में चेंज, सिंपल पेंडुलम के, है ना, जो आपका घड़ी का सिंपल पेंडुलम है या कोई भी नॉर्मल पेंडुलम है, तो उसके टाइम पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कब, जब टेम्परेचर में चेंज होगा तब। तो टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा, तो डेल्टा टी बाय टी बराबर हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। ये हो गया चेंज इन टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू, तो फ्रैक्शनल चेंज है कि नहीं है बता, एक तरीके से कैसा चेंज है ये, है ना फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना हो गया, तो आराम से हाफ अल्फा
क्लियर है? कोई दिक्कत? टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? रूट एल पे, है ना, क्योंकि जी पे कोई चेंज होगा नहीं, 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हम और हमको सबको पता है अगर टेम्परेचर बदलेगा तो लेंथ भी क्या होगा, क्योंकि मेटल का रहना चाहिए। ये क्या चीज का है? तार, मेटल का। अब पेंडुलम में जो तार होता है क्या चीज का होता है? रॉड, मेटल का ही होता है ना, इसलिए टाइम पीरियड में चेंज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं फटाफट हैं, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू में टी। ये चेंज इन टाइम पीरियड है। चेंज इन टाइम पीरियड को टी डेस माइनस टी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ। हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ये कौन सा टाइम पीरियड है? फाइनल वाला। और ये कौन सा टाइम पीरियड है? इनिशियल वाला, है ना। तो ऐसे फाइनल की जगह पर क्या लिख सकते हैं? बताओ मेरे को, तुम उधर भेज दो उसको। तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, अब प्लस में कितना? टी, या बाद में नहीं लिखो, टी प्लस पहले ही लिख देता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। इस टी को उधर लेके चला गया और टी कॉमन ले लेते, क्या बचा? 1 प्लस हाफ अल्फा। हाँ, ये कौन सा टाइम पीरियड निकला? फाइनल टाइम पीरियड निकला कि नहीं निकला? ये कौन सा टाइम पीरियड निकला? फाइनल टाइम पीरियड निकला। अब सुनो ध्यान से, पहले यहीं पे रुकिए। अगर घड़ी आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली घड़ी जो है समय सही नहीं बताएगा, गलत बताएगा ना कुछ, है ना। तो लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम, या तो घड़ी फास्ट हो जाएगा या घड़ी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा ना। तो लिख सकते हो, है ना, कि नाउ लॉस और गेन इन टाइम, लॉस और गेन इन टाइम। तो डेल्टा टी, ये स्मॉल टी है टाइम में लॉस और गेन, है ना। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, यानी चेंज इन टाइम पीरियड बटे फाइनल टाइम पीरियड इनटू ओरिजिनल टाइम। पहले जितना टाइम था, है ना, यहां पे लॉस इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड हो गया बाय फाइनल टाइम पीरियड इनटू जो ओरिजिनल में कितना टाइम है ना। तो इस हो जाएगा लॉस और गेन इन टाइम। अब इसको थोड़ा सा रुको, है ना, उतारने से पहले थोड़ा सा इसको रुको। मैं क्या जो बोल रहा हूं ना अंग्रेजी, उसको थोड़ा सा हिंदी में समझो आप लोग, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। मतलब यार ये कि अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ डेल्टा थीटा ग्रेटर देन 0 है बउआ, यानी टेम्परेचर बढ़ा कि घटा है? बताओ मेरे को, बोलो यार। बढ़ा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा एल भी क्या होगा? लेंथ भी क्या होगा? लेंथ ऑफ पेंडुलम बताओ क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब पेंडुलम का लेंथ बढ़ जाएगा तो डेल्टा थीटा तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा घट जाएगा? तो टी डैश क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा किससे? टी से। टाइम पीरियड जो है ना पहले जितना था उससे क्या हो जाएगा? अब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बताओ मेरे को तुम। टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड होता क्या है? आप एकदम सिंपल भाषा में सोचो, टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय सब्सटेंस और पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल या वन रोटेशन। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब समझा तुम? पहले जितना देर में एक चक्कर लगा रहा था, अब उतना ही एक चक्कर लगाने में क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा ना। पहले जितना देर में एक चक्कर लगा रहा था, अब उसी एक चक्कर को लगाने में क्या लगेगा? अब ज्यादा समय लगेगा। तो घड़ी स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? वॉच क्या हो जाएगा? वॉच गेट्स स्लो, और स्लो, है ना। अब वाइस वर्सा समझ गया ना? अब तो एंड वाइस वर्सा लिख देता हूं। वाइस वर्सा का क्या मतलब? तो गर्मी में तुम्हारा घड़ी स्लो होगा कि फास्ट होगा? स्लो होगा। ठंडी में क्यों होता है ऐसा? लेंथ जो होता है ना क्या हो जाता है? थोड़ा सा घट जाता है। किस सीजन में?
ठंडा में। और लेंथ बढ़ जाता है किस सीजन में? गर्मी में, है ना। लेंथ बढ़ने के कारण टाइम पीरियड ही बढ़ गया, यानी पहले जितना देर में एक चक्कर लगा रहा था अब उससे, हाँ। जानता है तुम लोग, फॉर सिंपल वॉच अगर मैं बात करूं, है ना, कि फॉर सिंपल वॉल क्लॉक देखा है? अरे वॉल क्लॉक, घड़ी, दीवार घड़ी, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है पता है तुमको? टाइम पीरियड नॉर्मल, नॉर्मल टाइम पीरियड क्या होता है? नॉर्मल टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। अगर आपका सिंपल क्लॉक वॉच है ना, वॉल क्लॉक है ना, तो इस वॉल क्लॉक का टाइम पीरियड सिंपल कितना होता है नॉर्मल में? 2 सेकेंड होता है टाइम पीरियड, यानी कि वो जो पेंडुलम है वो 2 सेकेंड में क्या हो जाता है, एक चक्कर लगा लेता है। समझना है बात? तो अब 2 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेगा, लेकिन गर्मी में और ठंडी में थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ना, इसलिए घड़ी स्लो और फास्ट जाता है ना। तो लगता है कि बड़ी देर हो रहा है सर, टाइम में नहीं बीत रहा है गर्मी में। और ठंडी में क्या लगता है, बड़ी फटाफट भागता है टाइम, है ना। तो कारण यहां भी कुछ रहता है, इसका भी कुछ रोल उसमें रहता है ना। और दिन छोटा होता है ना, लेकिन इसका भी कुछ रोल रहता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करके समझाता हूं मैं, ठीक है। इसको उतार लो फटाफट, हो गया। हाँ, तो चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, है ना। अब पेंडुलम क्लॉक है जो स्टील वायर। अब एक पेंडुलम का जो, एक क्लॉक का जो पेंडुलम है, कौन सा वायर है इसमें बताओ? स्टील वायर है ना। और कैलिब्रेटेड मतलब समझा चुके हैं, हाँ या ना। कैलिब्रेटेड का मतलब जानते हो ना तुम लोग? कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेटेड का मतलब जिस टेम्परेचर पे उसको बनाया गया है सही रीडिंग देने के लिए, याद है? तो भाई कितना डिग्री पर सही रीडिंग देगा ये? यानी कि अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है उस जगह का, तब ये घड़ी सही सही टाइम बताएगा, है ना। लेकिन बोला कि हाउ मच टाइम क्लॉक लूज और गेन, है ना जी। कब, कितना दिन में? 1 वीक। देख गिवन टाइम कितना है, तो पहले बताओ मेरे को कि टेम्परेचर चेंज बताओ, डेल्टा थीटा बताओ मेरे को। तुम सॉल्यूशन में कर रहा हूं लेकिन फटाफट करूंगा। डेल्टा थीटा का वैल्यू बोल, कितना डिग्री? तो चेंज इन टाइम पीरियड तो बता सकता है तू लोग? अरे चेंज इन टाइम पीरियड क्या बताए थे बताओ? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू में टी। बोलो बउआ। अब बताओ तो मेरे दोस्त तू लोग कि सर हाफ लिखिए, और मैं बताया था कि अल्फा बीटा गामा ये सब क्या रहता है, दिया रहता है ना, जनरली दिया रहता है। तो अल्फा कितना है उस पेंडुलम के तार का? 1.2 इंटू 10 टू द माइनस 5। तो लिख दीजिए यहां पे 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। चेंज इन टेम्परेचर कितना? 10। टाइम पीरियड बता चुके हैं तुमको हम, ओरिजिनल में कितना होता है जनरली? 2 सेकेंड अभी पढ़ाए थे। टाइम पीरियड कितना होता है घड़ी का? 2 सेकेंड। तो हो गया 2 सेकेंड। अब मेरे को बताओ यार, ये 2 से ये 2 काट दो। अब ये 10 से हम माइनस 4 लिख देते, कितना है बता मेरे को तू? 1.2 गुने 10 के पावर 1.2 गुने 10 के पावर माइनस 4, है ना। और सही लिखा हूं ना कि गड़बड़ लिखा हूं? सही तो लिखा हुआ है। ये डेल्टा टी आया। डेल्टा टी सिखाए तुम लोग को क्या होता है? फाइनल टाइम पीरियड माइनस, अब बराबर कितना आया? -4 सेकेंड। अब टी डैश निकाल ले, 1.2 गुने 10 के पावर -4 अब प्लस कितना? 2 आता है जोड़ने के लिए। टी डैश की वैल्यू कितनी आई बताइए मेरे को आप? टी डैश कितना आया? 2 में से इसको जोड़ दो जी, जोड़ो ना, तो बताओ कितना आया? 2.0012। सही लिखा हूं कि और एगो जीरो देना पड़ेगा? एगो और देना पड़ेगा। अब सही लिखे हैं। तो इतना सेकेंड हो गया। ये टाइम पीरियड बढ़ गया कि घट गया? अरे टाइम पीरियड बढ़ गया कि घट गया? तो घड़ी स्लो होगा कि फास्ट होगा? तो टी डैश जो है ना बड़ा हो गया टी से, तो वॉच क्या हो जाएगा, क्लॉक क्या हो जाएगा? गेट्स स्लो। अब बोला कितना दिन में स्लो, बता कितना समय घट बोल रहा है, कितना दिन में? 1 वीक। तो टी इजिकल टू दिया वो 1 वीक। 1 वीक के अंदर समझते हो 7 गुने 24 गुने कितना? 3600 ना। 7 दिन
एक दिन में 24 घंटा तो 7 गुने 24 गुने, तो बोले लॉस इन टाइम बताओ यार तुम। लॉस इन टाइम अभी पढ़ाए हैं फॉर्मूला में, ये तो चेंज इन टाइम पीरियड निकला ना, ये फाइनल टाइम पीरियड निकला। लॉस इन टाइम बताओ क्या बताए थे, डेल्टा टी अपॉन टी डैश इंटू में टी। चेंज इन टाइम पीरियड जल्दी बोलो फटाफट, 1.2 इंटू, तो यहां पे लिखेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखो। टाइम पीरियड बोलो फाइनल 2.00012। चलो ठीक है, कितना दिन में ये टाइम, ये लॉस कितना दिन के लिए निकालना है, कितने समय के लिए निकालना है, 7 दिन के लिए। तो लिखो यहां पे 7 गुने 24 गुने 3600। अब बताओ मेरे को कितना आया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 36.28 सेकेंड हो जाएगा ये आंसर। आए, अरे आंसर हमको पता है, तुम कैलकुलेट करते रहो। मतलब एक हफ्ता में कितना सेकंड घड़ी स्लो हो जाएगा, 36.28 घड़ी क्या हो चुका है, स्लो हो चुका है एक वीक में। हाँ जी, तो मतलब सोचिए एक दिन में नहीं, एक वीक, एक सप्ताह में इतना स्लो हुआ है। एक दिन में 36 सेकंड स्लो कर देगा तुम। अब सोचिए, ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा है जी, 30 डिग्री ही हुआ है ना। तुम जा करके अथी वेस्ट इंडीज में और अथी में थोड़ी रह रहा है कि हाँ जो एकदम या चला गया है, तुम किसी टेम्परेचर जो है 50-60 डिग्री 100 डिग्री नहीं बढ़ा है, ठीक है, नॉर्मल ही है अभी। तो इतना सेकंड घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नहीं जी, कितना दिन में, समझ में आया क्वेश्चन। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से आता है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा खाली समझना है। उतार लो फटाफट ये, तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड करो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। है ना, फॉर आइडियल गैस। सुन लीजिए ध्यान से, फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। पता है तुमको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है जी, क्या होता है बताओ मेरे को। वी नो, सॉल्यूशन करो जल्दी फटाफट, बताओ गामा क्या होता है। ये होता है डेल्टा वी बाय वी या इंटू डेल्टा, नहीं याद है क्या, अरे याद है ना, ये डेल्टा वी बाय वी इंटू, इसको ऐसे लिख सकता है तू, समझने के लिए बोलो बाबू। 1/v, यहां पे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, हाँ या ना। आइडियल गैस क्या होता है बताओ तो मेरे को, फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआर। क्यों डीवी बाय डीटी नहीं निकाल सकते हैं क्या हम लोग, डीवी बाय डीटी निकाल सकते हैं, हमको पता ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्यों नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको बाहर करते हैं, डिफरेंशिएट कर दे, तो डिफरेंशिएट हो तो डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट कर देंगे, करो तो विथ रिस्पेक्ट टू टी, करो फटाफट, पी बाहर करो, क्या लिखेगा इसको, डीवी बाय इज इक्वल टू एन आर, हाँ या ना, बोलो बाबू, रख दे यार, यहां रख दे, गामा इज इक्वल टू कितना आया 1/v, हाँ फटाफट, dv बाई dt इजकल टू dv बाई dt इजकल टू nr बाय, तो यहां रखेंगे nr, अब बटा में कितना p, हाँ या ना, अरे बोलो, चलो ठीक है लिख दिए। अब बताओ मेरे को nr रहने दो ऊपर, नीचे में p भी लिख सकता है। अब p भी तो तुमको पता है कितना होता है, बता दलीसा, nrt रहने दे, p nr लिख इसको, और नीचे में nrt रहने दे, कितना आ जाएगा 1/v
तो गामा का वैल्यू कितना आ गया 1/T। किसके लिए बताइए? आइडियल गैस के लिए। कौन सा प्रोसेस के लिए? कांस्टेंट प्रेशर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो और आइडियल गैस हो तो हमारा गामा का वैल्यू कितना होता है 1/T लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलो उतारो जल्दी फटाफट। हम तुमको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, एरर इन लीनियर मेजरमेंट है ना, टेम्परेचर के कारण। हाँ, एरर बताना चाह रहे हैं तुमको हम लीनियर मेजरमेंट में। मतलब क्या? स्केल रीडिंग की मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा इसको। स्केल रीडिंग की चर्चा हो रही है। तो स्केल रीडिंग क्या होता है पहले तो ये समझिए, बेसिक्स आप थोड़ा सा समझिए, उसके बाद हम लोग और चर्चा करेंगे इसमें। फिर इसको हम लोग एरर जब पढ़ाएंगे, हम लोग एरर मेजरमेंट्स है ना, एडवांस के क्वेश्चंस आता है ना, एरर का अलग एक चैप्टर है, वहां पे और मजेदार होता है, वहां पे ज्यादा क्वेश्चंस है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं इसका, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं दे रहा हूं। आप मुझे बताओ कि मान लो कि लेट एनी है ना रीडिंग स्केल is calibrated at T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री पे तुमने किसी भी स्केल को कैलिब्रेट किया है, तो आपका मान लो कि ये स्केल है, ये है 1 2 3, या मैं इसे यहां पे लेता हूं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ये 50 है ना। ये एक लाइन जो है 1 mm के बराबर मान लेते हैं। एक कितना मान ले रहे हैं हम लोग? हाँ 1 mm। तभी तक कितना हो गया? टोटल कितना mm हो गया? 50 mm हो गया है ना। या फिर सेंटीमीटर मान लूं? सेंटीमीटर ही मान लेता हूं। चलो सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहां से यहां तक में कई सेंटीमीटर है? तो हर एक डॉट कितना सेंटीमीटर के बराबर है जी? 1 सेंटीमीटर के बराबर है ना। अब मान ले कि कोई चीज के यहां रीडिंग आया, ये हमारा रीडिंग है, ये तुम लेंथ मेजर किया, एक रॉड है ये, देखिए रॉड है ये, और रॉड में ये स्केल लगाया तुम, और अभी स्केल कितना आया बता मेरे को, लेंथ ऑफ रॉड कितना आया बताओ? हाँ जी, लेंथ ऑफ रॉड बताइए। 35 सेंटी। हाँ या ना? ये मैं बोल रहा हूं ना ट्रू रीडिंग है। ये कौन सा रीडिंग है? ट्रू रीडिंग है, मतलब सही सही लेंथ है। कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर रॉड का लेंथ? हाँ, मतलब कि 35 सेंटीमीटर। आई स्केल कितना डिग्री पे है? T डिग्री पे है। जितना डिग्री पे स्केल बनाया गया है उतना ही डिग्री पे हम मेजर कर रहे हैं। अब मान लो इफ टेम्परेचर जो है ना, T ग्रेटर देन मान लेते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड, T डैश हो गया, और T डैश की वैल्यू कितनी हो गई T से? हाँ, तो डेल्टा T पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो होगा क्या पता है मेरे को? बताओ क्या होगा? लेंथ ऑफ स्केल जो हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ स्केल क्या हो चुका होगा? हाँ,
इंक्रीज हो चुका होगा। तो पहले जो है ये था मेरा स्केल, हाँ बोलो तो क्या बोल रहे हो? हाँ, कुछ ही इंक्रीज करेगा। सुनना है, सिर्फ समझना है, समझ जाएगा एक बार तो काम खत्म हो जाएगा। देखो समझो पहले बात को। हाँ जी, सब देखो इधर। जब हमारा स्केल सही सही रीडिंग दे रहा था तो रॉड की लंबाई कितनी थी? अब हम उसी स्केल को मेजर कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या हो चुका है, थोड़ा सा अब ज्यादा हो चुका है। तो ज्यादा होने के कारण ये स्केल क्या हो चुका होगा, थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा। लेकिन फिर भी स्केल पे रीडिंग कितना शो करेगा? 50 सेंटीमीटर का स्केल है तो 50 सेंटीमीटर दिखेगा जी। भाई साहब एक स्केल आप लाइएगा, गर्मी में स्केल की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठंडी में उसी स्केल की लंबाई घट जाएगी, लेकिन आपके लिए कितना रहेगा वो? 50 सेंटीमीटर ही रहेगा ना, हाँ या ना? अब क्या करोगे, जब इसी स्केल से, जो तुम्हारा स्केल था उसी स्केल से उस रॉड को जब मापने जाओगे, तब ये रॉड यहां 35 तक नहीं आएगा। 35 से क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। बता सकते हो क्यों? क्योंकि पहले जो 1 सेंटीमीटर रॉड का था एक्चुअली में, अब वो 1 सेंटीमीटर अभी भी 1 सेंटीमीटर है रॉड के लिए, सॉरी स्केल के लिए। लेकिन एक्चुअली में स्केल क्या 1 सेंटीमीटर क्या हो चुका है, थोड़ा सा अब बड़ा हो चुका है ना। ये समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? जब टेम्परेचर बढ़ा तो स्केल तो स्टील का था, स्केल जो जिससे मेजर कर रहे थे, फीता जो था वो क्या चीज का था, स्टील का था। और स्टील का रहने के कारण उसकी लंबाई क्या हो चुकी है, थोड़ी सी बड़ा हो गया है वो स्केल। लेकिन हमको दिखाई, हमारे लिए अभी भी स्केल कितना सेंटीमीटर है, 50 है। लेकिन उसका 1 सेंटीमीटर पहले जितना था, अब वही 1 सेंटीमीटर उसका क्या है, पहले से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर उससे हम कभी मेजर करने जाएंगे तो कितना मेजर करेगा, गर्मी में कम करेगा ना। मतलब क्या कि अब 1 मीटर जो कपड़ा जो मेजर करते हो, जो कपड़ा वाला होता है ना, ये स्टील वाला है ना, अगर उसको उस स्केल को आप क्या करो कि थोड़ा सा गर्म कर दो, और तब उसी इसी देखो, ये मतलब कि मान लो बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है। सुन रहे बात को ना? इस बोर्ड की लंबाई कितनी मीटर है, 2 मीटर है। और आराम से जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हम उस स्केल से मेजर करेंगे तो 2 मीटर बताएगा। लेकिन अगर उसी स्केल को हम गर्म कर दिए थोड़ा सा, स्केल अभी भी मेरे लिए 1 मीटर ही है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है उसके साथ, बताओ? उसकी लंबाई थोड़ी सी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है ना। जो हमें नजर क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें लिखा कितना है, अभी भी 1 मीटर ही लिखा हुआ है ना। लेकिन अब उस स्केल को जब यहां पर लगाएंगे हम, तो क्या 2 मीटर, ये 2 मीटर बराबर आएगा बोर्ड? तो 2 मीटर से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा ना। क्या बोर्ड छोटा हो चुका है? बोर्ड 2 मीटर से छोटा हो चुका है? नहीं। तो क्या रीडिंग करेंगे हम? हाँ बोलो। स्केल क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, एक्सपांड हो चुका है। तो अब मेरा यहां पे क्या हो रहा है, बताओ मेरे को? स्केल रीडिंग क्या हो रहा है, स्केल का रीडिंग क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है ना, किससे?
स्केल कम रीड कर रहा है, ज्यादा रीड कर रहा है? कम रीड कर रहा है ना। यहां पे क्या है, स्केल रीडिंग जो है ना इक्वल है किसके, स्केल रीडिंग किसके बराबर है, ट्रू रीडिंग है यार। एस आर क्या है, स्केल रीडिंग है। ये क्या है, एस आर को मैं लिख देता हूं, कौन सा रीडिंग है, स्केल रीडिंग है। और टी आर क्या है बताओ मेरे को, ट्रू रीडिंग है। तो आप मुझे बताइए दोस्त यहां पे कि अब स्केल रीडिंग क्या बताएगा, छोटा बताएगा कि बड़ा बताएगा, छोटा बताएगा, यानी कम रीड करेगा ना। तो क्या सच में रॉड छोटा हो गया है, रॉड छोटा नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है, स्केल क्या हो चुका है। लेकिन हम अभी कितना मान रहे हैं उसको, 50 ही मान रहे हैं। नहीं तो बढ़िया रहेगा ना कि गर्मी के दिन में कपड़ा खरीदने जाएंगे या कोई चीज खरीदने जाएंगे तो फायदा रहेगा ना। हम कपड़ा खरीदेंगे 5 मीटर और उससे आएगा कितना, 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना, क्योंकि उसका स्केल क्या हो चुका थोड़ा सा। लेकिन वो क्या समझ रहा है, दुकानदार क्या समझता है, 1 ही मीटर है। नहीं तो कपड़ा कब खरीदना चाहिए, गर्मी के दिन में है ना, ठंडी में कभी भी मत खरीदना। ठंडी में क्या हो जाएगा, स्केल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं तो उसका जो थान में अगर 10 मीटर कपड़ा है तो वो 10.5 मीटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात, नहीं समझना है, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं और कुछ बात नहीं है। तो फिर से समझ में आया, रॉड में क्या हुआ है बता सकते हो, रॉड में कोई चेंज क्या हो चुका है, एक्चुअली में स्केल क्या हो चुका है। हाँ सुनो इधर ध्यान से, सुनो इधर ध्यान से। तो अब इसमें एरर निकालना है मुझे, तो प्लीज ध्यान रखना दोस्त कि मान ले कि इसको बनाएगा कैसे, बनाने के लिए सिखाता हूं मैं। तो इसका एल डैश कैसे निकालेगा, एल डैश कैसे निकालेगा, एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू, बोल यार, अरे बोलो, एल डैश कितना निकालेगा, एल इंटू 1 प्लस, ये कौन सा लेंथ निकल के आएगा। हाँ तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, सही लिखा हूं मैं, सही लिखा हूं, वेरी गुड। ये क्या निकल के आएगा यहां से बताओ मेरे को तुम, आए चेंज इन, यानी हमको ये पता चल जाएगा, सब रुको अभी है ना, हमको ये पता चल जाएगा कि स्केल जो 50 सेंटीमीटर का है वो 51 सेंटीमीटर हो चुका है, हाँ या ना। अरे बोलो, ये स्केल कितना हो चुका है, 51 हो चुका है। लेकिन हम अभी भी इसको कितना समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, 50 ही समझ रहे हैं। तो हम एरर निकालेंगे कैसे, ये सुनो ध्यान से, यहां पे समझो, सब बच्चा को समझ में नहीं आता है। तो हम इसमें एरर निकालेंगे कैसे, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्या चीज, चेंज इन लेंथ। लेकिन अब रीडिंग जैसे कि कितना घटा, एक्चुअली में कितना एरर आया, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए सीखना है। और वही सबसे बड़ा इसमें ट्रिक है, वही सीखना है, पॉइंट कॉन्सेप्ट है वो, कि भाई ये टोटल चेंज लेंथ तो पता चल गया मेरे को, लेकिन चेंज इन लेंथ काम नहीं आएगा, हमें एरर पता करेंगे कैसे, ये सीखना है। ठीक है, तो इसको पहले फटाफट उतारो, फिर मैं सिखाता हूं। हाँ तो सुनो ध्यान से, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा, अगर तुमको एक्चुअली में रीडिंग में एरर निकालना है तो रीडिंग में एरर कैसे निकालोगे वो समझना जरूरी है। तो ये जो चेंज लेंथ आया ना, ये किसका लेंथ में चेंज है, पूरे स्केल का है ना कि नहीं। तो हमें तो भाई 50 सेंटीमीटर में मान लो 1 सेंटीमीटर का चेंज आया, तो इसका 1 सेंटीमीटर में नहीं, इसका एक रीडिंग में कितना इंक्रीमेंट आया पता करना चाहिए ना, है ना। तो मान ले कि एन 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 टोटल रीडिंग था, है ना। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ डेल्टा एल जो है चेंज है इनका रीडिंग, कितना रीडिंग में, एन रीडिंग में ना, तो चेंज इन 1 रीडिंग कितना हुआ, चेंज इन 1 रीडिंग की मैं बात कर रहा हूं, 1 रीडिंग। तो 50 रीडिंग में इतना चेंज आया ना, हाँ तो यानी, तो भैया 1 रीडिंग में कितना चेंज आया, तो डेल्टा एल वाला कितना, एन बाय डेल्टा एल कि डेल्टा एल बाय एन, गड़बड़ा दोगे यार, डेल्टा एल बाय एन ना। अरे डेल्टा एल चेंज इन 1 रीडिंग हम निकाल दो, डेल्टा एल कितना में चेंज है,
n रीडिंग में हमको 1 रीडिंग का चेंज निकालना है, तो 1 के लिए n से भागा देगा ना, कि इसको भागा देगा इतना में, इसको न देगा। तो डेल्टा एल बाय एन जो आया ना मेरा, ये किस में आया रीडिंग, किस में आया, 1 रीडिंग में आया है ना, इन 1 रीडिंग। अब जितना रीडिंग है, कई रीडिंग यहां पे बताओ, 34 है, देख ले ध्यान से, कितना रीडिंग है ये, तो एरर इन 34 रीडिंग पता चल जाएगा। अब तो कितना, एक रीडिंग में इतना एरर, तो 34 रीडिंग में कितना एरर, तो इतना गुने, अरे तो तू लोग, हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा सर पहले 35 था अब कितना है, 34 है, कितना सेंटीमीटर का लॉस है, 1 सेंटीमीटर का। ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये 1 सेंटीमीटर पूरा लेंथ में बढ़ा था, और इसमें भी घटा, तो 34 में ना निकालना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए ये हमें बहुत जरूरी है कि पहले क्या निकालें हम, चेंज कितना रीडिंग में निकालें। जब तक एक एक डॉट में चेंज नहीं पता चलेगा, तब तक टोटल कैसे चेंज पता कर पाएगा, है ना। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं दोस्त कि पूरा स्केल का लेंथ में चेंज निकाल दें, और उस स्केल में कई गो लाइन बना हुआ है ना, mm वाला में, है ना। अब उस 1 mm में कितना चेंज हुआ वो पता अगर चल जाए, तो टोटल mm में कितना चेंज हुआ पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्केल का क्वेश्चन बनाएं, तो सबसे पहले हम किस में चेंज निकालें, टोटल में निकालें। और टोटल निकालने के बाद यहीं से क्वेश्चन ना बनाएं, टोटल निकालने के बाद कहां पहुंचे हम लोग, यहां पहुंच जाएं, क्या चीज के लिए, उसका एक रीडिंग का चेंज पता कर लीजिए आप लोग। अगर उसका एक रीडिंग का चेंज पता कर लिए, तो फिर जहां जितना रीडिंग पे जाकर के फिर मैच कर रहा है, उतने रीडिंग के लिए आपको एरर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर उतने के लिए एरर निकल जाएगा, तब आपका सही सही एरर आप कैलकुलेट कर पाइएगा। तो जब तक यहां से यहां नहीं जाना सीखोगे ना, तब तक समझ लो क्वेश्चन में डाउट ही रहेगा, और फॉर्मूला रटते रहोगे। इसका फॉर्मूला भी है, मैं फॉर्मूला पढ़ाता ही नहीं हूं, अन्य मैं बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला रटते रह जाएगा, क्वेश्चन कंफ्यूजन में रहेगा, सब दिन कंफ्यूजन में रहेगा। इसीलिए ध्यान रखो कि पूरा लेंथ में एरर निकाल लो, चेंज निकाल लो, और वो चेंज देख लो टोटल कितना रीडिंग में हुआ है। तो एक रीडिंग में चेंज इससे इसे निकाल के देख लो, और फिर अब जो भी रीडिंग है उससे के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। इसको उतारो जल्दी फटाफट। चलो देखो इधर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि स्केल ऑन स्टील मीटर रीडिंग है। मीटर स्टिक में समझते हो कितना लंबा स्टिक है, 1 मीटर का 1 मीटर का स्टिक है। अब 1 मीटर का स्टिक है, और ये सही सही रीडिंग कितना डिग्री पे दे सकता है बताओ, कैलिब्रेटेड कितना डिग्री पे है, कैलिब्रेटेड मतलब जिस टेम्परेचर उसको बनाया गया है सही सही बोलने के लिए, नहीं बताने के लिए, तो 15 डिग्री पे सही रीडिंग देगा। तो सही रीडिंग कितना देगा, ये 1 मीटर देगा ना, कितना डिग्री पे, तो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और टीडीएस कितना हो गया, 27 डिग्री पे निकालना है ना तुमको। कितना सेंटीमीटर एरर निकालना है, 60 सेंटीमीटर में। यानी कि अगर हमारा 60 सेंटीमीटर को दूरी को मेजर करना है मुझे, कितना डिग्री पे 60 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो तुम, तो ये बताओ मेरे को, स्केल का लंबाई बढ़ चुका है कि घट चुका है 1 मीटर से, तो एक्चुअली में अगर ये स्केल 60 बता रहा है, तो पक्का जो लेंथ है वो 60 से क्या है, ज्यादा है। नहीं समझ में आया यार, बोलो, है ना। तो अब मैं यहां पे कंफ्यूजन में हूं। कंफ्यूजन में क्या हूं, क्या मैं पहले निकाल दूं कि स्केल कितना लंबा हो चुका है, हाँ या ना। तो 1 मीटर पहले इसका ट्रू लेंथ है, और चेंजिंग टेम्परेचर कितना है, 27 - 15 ना। तो ये पता चल जाएगा कि 1 मीटर में कितना लंबाई बढ़ा, है ना। और नहीं तो लफड़म पड़ेंगे। अरे अब हम अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या सिखाए थे, सबसे अच्छा काम क्या है, एक रीडिंग मेरा निकाल लो। बोलो भाई, तो इसका टोटल लंबाई कितना है, तो कै गो रीडिंग होगा इसमें, 100 सेंटीमीटर का स्केल है, यानी 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर में कै सेंटीमीटर होता है, तो इसमें कै गो रीडिंग होगा टोटल, बोलो जल्दी सा, 100 गो ऐसे ऐसे रीडिंग होगा, हाँ या ना। तो हम बताओ मेरे को तुम कि पूरा स्केल में लेंथ चेंज करें कि एक रीडिंग का एरर निकाल लें। अब सकै गो रीडिंग है, तो फट से नहीं निकलेगा 60 के लिए, नहीं समझा। क्या मुझे पूरा 1 मीटर में चेंज लेंथ निकालना चाहिए, कि इसका एक रीडिंग का निकाल देना चाहिए एरर, पूरा खेल क्या निकालने जाएंगे हम।
जब हमको पता है कि एक रीडिंग 1 सेंटीमीटर के बराबर है ये, तो काहे हम जाएंगे निकालने के लिए? तो क्या निकालें? एरर इन वन रीडिंग निकाल दें। तो लिखेंगे एरर इन वन रीडिंग ऑफ स्केल। तो एक रीडिंग कितना सेंटीमीटर के बराबर? 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 क्या जगह एरर के बराबर, चेंज कितना जगह? चेंज बताओ मेरे को तुम। एल अल्फा डेल्टा टी, ये एल क्या लूं? 1 मीटर लूं कि 1 सेंटीमीटर लूं? क्यों 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं बताओ? हम एक रीडिंग की चर्चा कर रहे हैं, काहे हम जाएंगे लफड़ा पढ़ने के लिए दूसरा, है ना? 1 मीटर में निकालेंगे, फिर 1 मीटर के लिए 100 से भागा देंगे, लफड़ा उतना करेंगे नहीं करेंगे? तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम? 1 सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो चलो बताओ मेरे को तुम, 1 सेंटीमीटर गुने अल्फा कितना? 1.2 गुने 10 के पावर -5 अगुने चेंज इन टेम्परेचर कितना? 27 - 15 कितना आया बताओ? बताओ जी। 12 1.2 गुने 10 के पावर -5 अगुने 27 - 15 कितना होता है? 12। तो 12 हो गया। तो 12, तो एक काम करो 144 1.44 ना, 14.4 गुने 10 के पावर -5 सेंटीमीटर ना। अरे हाँ या ना? तो ये इतना सेंटीमीटर का एरर आ गया है कितना रीडिंग में? कै गो रीडिंग है? तो एरर इन 60 रीडिंग है ना, इसलिए एरर इन 60 सेंटीमीटर। तो कितना लिखेगा? 14.4 गुने 10 के पावर -5 गुने 60 मल्टीप्लाई कर दे। अब जल्दी बोल। 144 अगुना 6 गुने 10 के पावर -5 सेंटीमीटर कितना आया? जल्दी बताओ। हाँ 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26 के 6 हाथ में 2 और 6 2 8, इतना आ गया जी एरर। अब तुम जो है ना, ये एरर निकल के आया नहीं जी, ये क्या निकल के आया? एरर निकल के आया। मतलब क्या? अगर सुनो इधर ध्यान से, अब बताओ तो मेरे को दोस्त जरा से इसका वैल्यू जरा निकाल, 0 पॉइंट बताओ तो 0 में इसको 0 में कितना लिखेगा? 10 के पावर -5 है तो 1 2 3, 0 पॉइंट कितना? 1 2 86 सेंटी। ओहो हो, मतलब कि 60 सेंटीमीटर में इतना का एरर आ गया है, यानी ये स्केल इतना कम रीड किया है। नहीं समझ में आया? अरे इतना सेंटीमीटर कम बताया है ना, वो कितना बताया तुमको? 27 डिग्री पे कितना बताया? 60, लेकिन था कितना वो? 60 से ज्यादा कि 60 से कम? क्यों 60 से ज्यादा था? क्योंकि स्केल का टेम्परेचर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो स्केल क्या हो चुका है? पहले से लंबा हो चुका है। नहीं तो जो रहेगा 2 मीटर उसको बताएगा कितना? ये 2 से ज्यादा बताएगा कि 2 से कम बताएगा? कम बताएगा ना। तो एक्चुअली में रीडिंग कितना होगा? एक्चुअल बताओ तो एक्चुअल रीडिंग कितना होगा? एक्चुअल लेंथ कितना होगा? अगर एक्चुअल लेंथ पूछो तो कितना लिखेगा? 60 प्लस कितना? समझ में आया बात? हाँ या ना? तो इतना का एरर था। समझ में आ रहा है बात? हाँ या ना? चलो उतारो जल्दी से फटाफट।